15 मार्च की शाम 5 बजे इस देश में भूचाल आ जाता। इस देश की मीडिया इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी की खाल उधेड़ देती। एक एक रुपए का हिसाब दिया जाता, किस सेठ ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, और ये भी हिसाब लगा दिया जाता कि इस सरकार के दौरान जिस पार्टी के सरकार है और जिसको चंदा मिला है उस सरकार ने उस सेठ को कौन कौन से ठेकेदारी दिए, कितने एयरपोर्ट दिए, कितने समुद्री पोर्ट दिए। ये सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन शर्त एक होती कि प्रधानमंत्री इस देश में कोई दलित पिछड़ा आदिवासी लीडरशिप वाला पार्टी का होता या कोई दलित पिछड़ा आदिवासी होता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 15 मार्च को इस देश की टीवी अखबार जरूर ये काम करेगा, चाहे भले सरकार बीजेपी की हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इलेक्ट्रल बॉन्ड ये एक तरीका था, एक कानून बनाया गया था कि कोई भी धन्ना सेठ अगर किसी पार्टी को चंदा देता है तो उसकी जानकारी दुनिया को नहीं पता चलेगी। इस देश के नागरिक नहीं जान पाएंगे कि किस सेठ ने किसको कितना चंदा दिया है, और बदले में लोग जनता ये भी जान जाएगी कि किस सेठ को सरकार ने क्या क्या दिया है। किसी रिक्शे वाले का बेटा अंबानी अडानी हो जाए ये सिर्फ कहानी है, सपना है। किसी रिक्शे ठेले वाले का बेटा आईएएस कलेक्टर तो बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लेकिन इस देश में जज नहीं बन सकता है, पत्रकार नहीं बन सकता है और बिजनेसमैन नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत जातिवाद है। तो सोचिए किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी इस देश में, आपको जानकर हैरानी होगी कि एडीआर की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से बीएसपी को चंदा नहीं दिया गया, समाजवादी पार्टी को भी नाम भर का, आरजेडी को भी चंदा नहीं, जेएमएम जिसकी सरकार है झारखंड में जहां माइनिंग है, कोयला है, वहां भी चंदा नहीं मिला। सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को, अब तक की जो रिपोर्ट है 16,000 करोड़ में 6,000 करोड़ जो है वो बीजेपी को, लगभग 1,100 करोड़ जो है वो कांग्रेस को, उसके बाद ममता बनर्जी को, उसके बाद नवीन पटनायक को, शरद पवार को भी थोड़ा बहुत मिला है, थोड़ा बहुत डीएमके को भी मिला है। लेकिन सवाल है कि सबसे ज़्यादा बीजेपी को क्यों? इसीलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, जो समाज वैज्ञानिक है, भाषाविद हैं, इतिहासकार हैं, कि इस देश में कभी भी राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ। ये सब मीडिया ने शगुफा उठाया जब इस देश में दलित पिछड़े आदिवासी के बच्चे राजनीति में आने लगे, जब कोई हेमंत सोरेन आदिवासी आने लगा, कोई शिबू सोरेन आदिवासी आने लगा, जब कोई करुणानिधि ओबीसी आने लगा, जब कोई लालू यादव, जब मान्यवर कांसी राम साहब, जब मायावती जैसे लोग राजनीति में आने लगे, तो झूठ मूठ का नारा उछाला गया कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जबकि राजनीति का पैसाकरण हो रहा था। इसको समझिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में। जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो एससी एसटी का रिजर्वेशन था, मजबूरी में उनको टिकट देना पड़ता था। तो इसी देश में कांग्रेस जैसी पार्टी जो आज जाति जनगणना चिल्ला रही, जिसका जो पाप है उसको बताना पड़ेगा, लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे रिजर्व सीट पर, और सारा टिकट जनरल कैटेगरी के समाज के लोग लड़ते थे। तब ओबीसी का कंसेप्ट भी नहीं था, तो सब जनरल कैटेगरी के थे। जो एससी एसटी नहीं थे, अल्पसंख्यक समाज के नहीं थे, वो सब जनरल थे। लेकिन जनरल में कुछ जाति विशेष के लोग ही संसद पहुंचते थे। अब वो कौन जाति के लोग थे आप बताइए मुझे, मैं कहूंगा तो दुख हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे खेल बदला। बाबा साहब को भरोसा था कि एक दिन समाज जगेगा। धीरे धीरे खेल बदलता गया। 92 में ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया, जिसका नींव बाबा साहब ने संसद में रखा था और जिसके लिए शरद यादव और मान्यवर कांसी राम साहब संघर्ष कर रहे थे, और बीपी सिंह की सरकार बनती, ओबीसी कमीशन लागू हुआ। तब भारत को पहला ओबीसी कलेक्टर मिला और राजनीति ने बड़ी करवट ली। राजीव गांधी ने 2 घंटे का भाषण दिया ओबीसी आरक्षण के खिलाफ। ज्योति बसु भी, लेफ्ट वाले भी उसके खिलाफ थे। तब ममता बनर्जी तो आज भी खिलाफ हैं जाति जनगणना के, ये ऑफिशियल है, सोचिए। तो धीरे धीरे समय ने करवट लिया और इस देश के बहुजन समाज के लोग राजनीति में आने लगे। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस, बीजेपी, ममता बनर्जी या नवीन पटनायक,
ये लोग कोई बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है, बड़े दलों के नेता नहीं है, पैसे वाले दलों के नेता, इनके पास पैसा ज़्यादा है। अगर जनाधार की बात करें तो शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब, अल्पसंख्यक समाज की पार्टियों के पास जनाधार है। इस देश में 85% आबादी तो SC ST OBC की है, जनरल 10% है, 5% जनरल अशरफ मुसलमान हैं, टोटल 15% हो गए। अगर अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज को डाल दे तो बिहार जाति जनगणना के हिसाब से 10% ही जनसंख्या है। लेकिन सोचिए उस 10% को आज भी बीजेपी 50% टिकट दे रही है, कांग्रेस भी 50% टिकट दे रही है, 10% को 50%। उसी तरह से उस 10% को आज भी 10% EBS का रिजर्वेशन है और साथ में 50% जनरल सीटें पर भी फाइट कर सकते हैं। अब तो OBC के क्रीमी लेयर वाले भी जा रहे हैं उसमें। तो इस तरह की गैर बराबरी है, लेकिन राजनीतिक गैर बराबरी लगातार अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जितनी सामाजिक चेतना जग रही है और सोशल मीडिया ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, और धीरे धीरे लोग अब समझने लगे हैं इस खेल को, और इसलिए दलित पिछड़े आदिवासियों को अब जगह देनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उसकी पोल पट्टी इसलिए खुल रही है क्योंकि अभी भी इस देश के जो धन्ना सेठ हैं वो दलित पिछड़े आदिवासियों की पार्टी को चंदा नहीं देते। इसका मतलब राजनीति का अपराधीकरण हुआ है या पैसाकरण हुआ है। तो एक बार सुषमा स्वराज ने कहा था मोटा माल, तो 15 मार्च को पता चल जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कहा कि इसके सारा डेटा जो है चुनाव आयोग को दीजिए, चुनाव आयोग जारी कर। सोचिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको हिंग से लेकर हल्दी तक का विवरण देना होता है। कितने शादी किए हैं, शादी का स्टेटस क्या है, डिवोर्सी तो नहीं है, कितना पैसा है, अंगूठी है, गाय भैंस, पेड़ पौधा, खेत खलिहान, सब कुछ जानकारी देनी है, पूरी जन्म कुंडली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी वजह से हलफनामे में लिखना पड़ा कि ही इज मैरिड और ही इज नॉट मैरिड। तो ये भी राज ही रहता। तो ये है चुनाव आयोग का ब्यौरा, और अब वहां चुनावी दलों का ब्यौरा आएगा कि किसके पास कितना मोटा माल गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अच्छा एक बात बताइए, इस देश में सारा चंदा बीजेपी और कांग्रेस क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सत्ता में है। तो सत्ता में तो JMM भी है, हेमंत सोरेन, उनको चंदा क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश में जो जातिवाद और मनुवाद है वो बहुत खतरनाक है, और वो आपको चपरासी, जातिवादी लोग, मनुवादी लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं। और इस देश में सबसे बड़ा जातिवाद, मनुवाद और कम डाइवर्सिटी वाला अड्डा जो है वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। लक्ष्मण यादव के साथ कहाँ अन्याय हुआ? कॉलेज यूनिवर्सिटी में, राजधानी दिल्ली में। डॉक्टर रितु के साथ, रोहित वेमुला के साथ, तमाम पॉलिटिकल बहुजन दलों को चंदा नहीं मिलता। और सोचिए, ये टीवी अखबार वाले, लालू यादव भ्रष्ट हैं, मायावती भ्रष्ट है, कांसी राम साहब भ्रष्ट थे, शिबू सोरेन भ्रष्ट है, सब किसके कहा? जिसको चंदा ही नहीं मिलता है, कहां से भ्रष्ट हो जाएगा भाई? और जो लोग 16-16 हजार करोड़ का चंदा डकार के बैठे हुए हैं वो लोग ईमानदार हैं, और उन लोगों ने कोई मदद नहीं की होगी धन्ना सेठों की जिन्होंने चंदा दिया है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक अपनी राजनीतिक दल भी चंदा से चलाते हैं, वो अपना सामाजिक आंदोलन भी चंदा से चलाते हैं, वो मजदूरी करते हैं। सोचिए इस देश में कितनी बड़ी खाई है। बस जरूरत है कि इस संविधान को बचाए रखिए, इस खाई को पाटेंगे, धीरे धीरे समय लगेगा। भारत में राजनीति बहुत महीन है, संविधान की चक्की महीन पीसेगी। अगर ये संविधान रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। हम सबको, अगर हम सब ने संविधान बचाया तो हम सबको संविधान बचाएगा। इसलिए बाबा साहब का संविधान हमें बचाना है, और उसी संविधान की ताकत है। लेकिन उसी बीच एक खबर आ रही है कि एक जो किसान आंदोलन के खिलाफ जिस वकील साहब ने पिटीशन दिया था, उन्होंने एक और पिटीशन दिया है कि राष्ट्रपति इंटरफेयर करे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर रोक लगे। लेकिन अब तो चुनाव आयोग को आज जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से चुनाव आयोग को सारे डेटा उपलब्ध करा दिए गए हैं। खुद चुनाव आयोग ने अपने ट्वीट में, X पर लिखा है, सोशल मीडिया पर, कि हमें डेटा मिल गया है। 15 मार्च को धड़ाधड़ छपेगा, और टीवी अखबार भले न चलाए लेकिन सोशल मीडिया पर तो खबरें आएंगी। राहुल गांधी ने कहा है कि ये सबसे बड़ी चोरी है।
दूसरी खबर है CA/NRC। मायावती जी ने कहा है कि ये चुनावी स्टंट है। आकाश आनंद ने भी कहा है कि ये चुनावी स्टंट है। सवाल है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू आए यहाँ, लेकिन सवाल है जो यहाँ SC ST OBC है उनको कब तक जमीन मिलेगी? जो भूमिहीन है उनको नौकरियां कब मिलेगी? उनकी चिंता कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये दोनों बड़ी खबरें, और वहीं तमाम विपक्षी दल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सोचिए, बीजेपी कह रही है 400 पार, टीवी अखबार कह रहा है, बीजेपी कह रही है, लेकिन उसको 6 महीने बाद, 6 महीने बचे हैं हरियाणा में चुनाव को, CM बदलना पड़ा, वो भी OBC CM। सोचिए, बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी के विधायकों को ही मिला लिया जैसे मुकेश सहनी के साथ हुआ था। तो इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी MP, MLA और सांसदों को सोचना है, पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना है कि आपको सत्ता चाहिए या नहीं चाहिए। बहुजनों का क्या अपना स्वार्थ इतना बड़ा हो जाता है कि उनका समाज का हित नहीं दिखता है? बाबा साहेब ने कहा था, जब देश का हित और मेरा हित आएगा तो देश का हित चुनूंगा, जब मेरा हित और समाज का हित आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा। क्या बहुजन नेता समाज के हितों की अनदेखी कर रहे हैं? अगर समाज आपके साथ नहीं रहेगा तो आपको फिर दूध के में मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा, जैसे दुष्यंत चौटाला को। बीजेपी को पता चल गया कि अब हमें उसका समाज वोट ही नहीं करेगा, इनको रखे न रखें। OBC समाज को समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल भागीदारी तो मिल रही है, क्या नौकरियां मिल रही है? क्या OBC, SC, ST, OBC के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, किसान, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा में कैसे जाएंगे? तब आपके समाज का विकास होगा। हाँ, राजनीति उस ताले की चाबी है जहां से सारे दरवाजे खुलते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या SC, ST, OBC के लोग RSS, BJP से निकले, जिनको जाति के आधार पर देख रहे हैं, कहीं वो विचारधारा के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।